स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने परसेप्शन का चैप्टर जो है उसे स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने इसमें जो है कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। अब ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को ही स्टार्ट किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में लॉज ऑफ परसेप्शन पढ़े थे, अब ये नेक्स्ट है। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में आज हम जो पढ़ेंगे, जो दो टॉपिक्स कवर करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन में, तो उनमें जो है एक परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है और सेकंड वन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस। क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में, ये भी और जो पहले हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारी परसेप्शन को। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि ये फैक्टर्स हमारी परसेप्शन को किस किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है क्या? परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज कॉन्स्टेंट इन देयर शेप, कलर, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज डिस्पाइट चेंजेस इन देयर रेटिनल इमेजेस। अब इसका मतलब ये है कि परसेप्शन में जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसकी शेप, उसका कलर, साइज या उसके जो भी और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आप उस चीज़ को एज इट इज़ जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। अब ये जो सारी की सारी रेटिनल इमेजेस में उसकी शेप, कलर, साइज़ या प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हो रही हैं, वो ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो रही हैं, लेकिन आपकी क्योंकि परसेप्शन कांस्टेंट है, आपको पता है कि ये चीज़ इसी तरह से है, तो आप फिर भी डिस्पाइट द चेंजेस ऑफ ऑल इन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आप उस चीज़ को एज इट इज़ परसीव कर लेते हैं, उस चीज़ को पहचान लेते हैं कि ये यही चीज़ है। तो दिस इज़ कॉल्ड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, स्टेबल पैटर्न ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड which help us in organizing and interpreting the sensory information। तो ये परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी जो है वो स्टेबल पैटर्न्स हैं, स्टेबल पैटर्न्स ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड। अगर इस तरह हो कि हर टाइम जो है वो ऑब्जेक्ट जैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, इसी तरह से अगर आपके अंदर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी ना हो और आप जब भी किसी चीज़ को देखें तो आप उसको एक न्यू चीज़ ही परसीव करेंगे, आपके पास कोई ऐसी कांस्टेंट या स्टेबल चीज़ नहीं होगी अगर, तो फिर आपकी हर टाइम जो परसेप्शन है, हर एक चीज़ चाहे वो वही चीज़ है, उसमें कोई माइनर चेंजेस किए हैं, तो आप इसको एज अ न्यू ऑब्जेक्ट परसीव करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि अगर एक ही चीज़ में आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको दे दिया जाए और आप अगर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी के बगैर हैं, आपके अंदर ये नहीं है, तो फिर आप उसको एज अ न्यू थिंग हमेशा ही परसीव करेंगे कि ये कोई नई चीज़ है हमारे सामने आ गई। और अगर इसी तरह से होता रहेगा तो हम हर टाइम एक न्यू चीज़ को ही देखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि पिछली चीज़ में थोड़ी बहुत चेंजेस करके तो वो हमारे सामने रख दी गई है, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल नई चीज़ ही हमारे सामने आई है। तो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या है? स्टेबल पैटर्न ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड, के जो चीज़ जैसे है उसमें माइनर चेंजेस कर देंगे, आप उसको फिर भी पहचान लेंगे, तो ये है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। और इसकी वजह से ये हेल्प करती है इन ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो हमारे पास जैसे परसेप्शन है वो क्या है कि आप ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। तो ये अब ऑर्गेनाइजिंग और इंटरप्रेटिंग दैट इज परसेप्शन, लेकिन जो वो स्टेबल पैटर्न ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड है तो वो फिर परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है, कि जैसी चीज़ है, जो भी पुरानी चीज़ में या कोई भी नई चेंजेस, न्यू मॉडिफिकेशंस करके आपके सामने रख दी जाए, तो आप इसको पहचान लेंगे कि ये यही चीज़ है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स की एग्जांपल ले लें या सेल फोन्स ले लें, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके आपके सामने जब रख दी जाती हैं, बट यू नो डैट कि वो वही है, वही सेल फोन है, उसमें जो है वो चेंजेस कर दी गई हैं, उसमें कोई न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। लैपटॉप है, उसमें भी कोई न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा देंगे, लेकिन वो है वही चीज़ है। तो दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। रिकॉग्नाइजिंग अ फैमिलियर ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस, कलर, ओरिएंटेशन, साइज एंड शेप। अब वो जितनी चीज़ आपसे दूर है उसका कलर चेंज कर दिया है, ओरिएंटेशन उसकी चेंज कर दी गई है, साइज़ या शेप जो भी चेंज कर दिया गया है, लेकिन इन सब चेंजेस के बावजूद अगर आप उस ऑब्जेक्ट को, जिससे आप फेमिलियर हैं, पहले भी आपने उसको पहचान लिया है, तो इट्स मीन कि वो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी ही है जो आपको हेल्प आउट करेगी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में। आप नोटबुक की एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, अगर आप नोटबुक अंधेरे में देखें, उसका जो साइज़ है वो छोटा बड़ा हो, उसकी शेप चेंज कर दी जाए, ओरिएंटेशन उसकी चेंज कर दी जाए कि उसको किस एंगल में आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, कितनी दूर है, कितनी करीब है, तो इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आप उस चीज़ को एज इट इज़ परसीव कर रहे हैं कि वो नोटबुक ही है,
तो दैट्स मीन यू आर यूजिंग परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. Perceptual constancy is the recognition that objects are constant and unchanging even though sensory input about them is changing. तो सेंसरी इनपुट चेंज हो रही है क्योंकि वो चीज़ में माइनर चेंजेस की गई हैं या मेजर भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उस चीज़ को एज इट इज़ पहचान रहे हैं देन दिस इज़ कॉल्ड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. तो अब परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज जो हैं उसकी 3 टाइप्स हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज. फर्स्ट वन इज़ साइज, शेप एंड ब्राइटनेस. फर्स्ट पॉइंट इन परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी इज साइज कॉन्स्टेंसी. जो फर्स्ट इसकी टाइप है डेट इज साइज कॉन्स्टेंसी. द परसीव्ड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टेज मोर और लेस कॉन्स्टेंट, हाउएवर चेंजेस में अगर इन द साइज ऑफ रेटिनल इमेज इज कॉल्ड साइज कॉन्स्टेंसी. अब यहाँ पर देखिए रेटिनल इमेज चेंज होता हुआ दिखाया गया है. अब यहाँ पर जो पिक्चर ए है इसको कंसीडर करें, इसको पिक्चर बी कंसीडर करें. पिक्चर ए में इसका रेटिनल इमेज जो है वो बहुत छोटा दिखाया गया है क्योंकि ये जो फर्स्ट फिगर में जो एनिमल है उसका डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसका रेटिनल इमेज छोटा बना है. अब यहाँ पर जो पिक्चर बी है इसमें रेटिनल इमेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू पिक्चर ए इट इज़ ग्रेटर देन द पिक्चर फर्स्ट वन. अब यहाँ पर इसका रेटिनल इमेज बड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो एनिमल है वो क्लोज़र है बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग की आई के, ह्यूमन बीइंग के बहुत क्लोज है. इसी वजह से उसका जो इमेज है रेटिनल इमेज वो बड़ा है. अब यहाँ पर क्या होगा कि साइज़ जो है बड़ा होने से पिक्चर का साइज़ छोटा होने से इन एक्चुअल सेंस अगर शेर आपके पास है या दूर है तो उसका रेटिनल इमेज छोटा बड़ा होगा. दूर से आता हुआ शेर छोटा दिखाई देगा, पास होगा तो वो बड़ा दिखाई देगा. तो आप क्या कहेंगे कि अगर शेर दूर होता है तो वो छोटा होता है और पास होगा तो वो बड़ा हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता. आपको पता है कि एक्चुअल साइज़ कितना है एक लाइन का, तो वो जो एक्चुअल साइज़ है, जो आपको रियल साइज़ उसका पता है, बेशक वो शेर या कुछ भी है वो आपके पास है या दूर है, तो जब आपको उसका एक्चुअल साइज़ का पता है कि वो कितनी बड़ी चीज़ है या कितनी छोटी चीज़ है, देन दिस इज़ कॉल्ड अ साइज़ कॉन्स्टेंसी. कि आपको पता है, आपके परसेप्शन उसके बारे में फिक्स्ड है, स्टेबल है, आपको पता है कि उसका साइज़ जो है वो कितना होता है. Computational aspect of perception suggests that as objects moves closer or farther away, the brain perceives the changes in distance and automatically adjusts the perception. अब यहाँ पर आपको पता चल गया है कि जो कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट है हमारी परसेप्शन में, हमारे ब्रेन में, जो कि हमें बताती है कि वो चीज़ हमसे कितनी दूर है, कितनी करीब है. अगर एक चीज़ का इमेज बड़ा है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा पास है. लेकिन अगर एक चीज़ का इमेज छोटा है तो इसका छोटी नज़र आ रही है, और वो अगर ब्लर भी है तो इसका मतलब है कि वो इमेज या वो चीज़ हमारे बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है. तो यहाँ पर जो साइज कॉन्स्टेंसी के बारे में जो कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट ऑफ परसेप्शन है वो ये कहता है कि वो चीज़ हमारे पास यहाँ तो बहुत करीब है और यहाँ बहुत दूर है, और ये जो ब्रेन है वो परसीव करता है इन्हीं चेंजेस इन डिस्टेंस को परसीव करता है, और फिर ऑटोमेटिकली परसेप्शन जो है वो एडजस्ट हो जाती है हमारी, कि अगर वो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा करीब है तो इमेज है, लेकिन आपको एक्चुअल साइज है उसका पता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है. हमारी परसेप्शन जो है वो स्टेबल है. परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, साइज कॉन्स्टेंसी जो है वो स्टेबल है आपकी, उसके बारे में परसेप्शन अगर वो दूर है या करीब है उसका एक्चुअल इमेज कितना. तो ये जो कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट है वो हमें बता रहा होता है कि वो कितनी चीज़ दूर है, कितनी चीज़ पास है. ब्रेन फिर इन चीज़ों को परसीव करता है, इस डिस्टेंस को परसीव करता है, और ऑटोमेटिकली हमारी जो परसेप्शन है उसको एडजस्ट कर लेता है कि वो चीज़ तुम्हारे दूर है, तुमसे दूर है, और वो चीज़ तुम्हारे बिल्कुल करीब है. तो इसीलिए इनका जो इमेज है वो बड़ा या छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल साइज़ जो है वो इतना ही है. As an object moves closer, its retinal image increases, but the perceived distance decreases at the same rate. अब यहाँ पर ये होता है कि जो रेटिनल इमेज यहाँ पर अगर आप देखें, इसकी बात हो रही है इस पिक्चर में, कि अगर रेटिनल इमेज जो है वो बड़ा है तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि उसका डिस्टेंस बहुत हमारे करीब है. एट द सेम टाइम हमारा जो ब्रेन है वो इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेता है. अगर किसी चीज़ का जो है वो साइज़ बड़ा है, इट्स मीन कि उसका डिस्टेंस भी बहुत थोड़ा है, इसलिए उस चीज़ का साइज़ जो है हमें बड़ा नज़र आ रहा है. सो परसीव्ड साइज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर वो चीज़ दूर है तो इसका मतलब यही है कि वो चीज़ हमसे इसीलिए छोटी नज़र आ रही है क्योंकि वो दूर है. अगर कोई चीज़ बड़ी है तो वो
हमारे बहुत करीब है, लेकिन एक्चुअल साइज़ जो यहाँ पर उसी की बात होती है कि एक्चुअल साइज़ हमेशा चीज़ों का सेम ही परसीव किया जाता है, तो चाहे वो हमारे बहुत करीब हो जाएं, बहुत दूर हो जाएं, बट वी नो देयर एक्चुअल साइजेस. Okay, student. Now the next one is second type of perceptual constancy is shape constancy. अब shape constancy में आप ये देखें कि इसमें भी वही फैक्टर है, वही प्रिंसिपल है जो साइज कॉन्स्टेंसी में वर्कआउट कर रहा था. बोथ शेप एंड साइज कॉन्स्टेंसी एबिलिटी जजमेंट डिपेंड्स ऑन ऑटोमेटिक कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म इन नर्वस सिस्टम. अब हमारे अंदर हमारे नर्वस सिस्टम में एक ऑटोमेटिक जो है वो मैकेनिज्म है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म. और ये कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म ये करता है कि वो कोई भी इमेज है, वो कितना दूर है, कितना करीब है, उसकी ओरिएंटेशन किस तरह की है, वो इन सब चीज़ों की जजमेंट के बाद हमें बताता है कि उसकी शेप और उसका साइज़ हमेशा सेम ही रहता है, चाहे उसको जितना मर्जी पास दूर कर दिया जाए, उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी जाए, उलट पलट कर दिया जाए, लेकिन हमें पता है कि उसकी शेप भी सेम ही रहेगी, वही रहेगी. और साथ में जो अगर साइज है तो वो भी उसका सेम ही रहेगा. तो ये एक ऑटोमेटिक कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म नर्वस सिस्टम है, ये हमें हेल्प आउट करता है शेप और साइज कॉन्स्टेंसी में. लेकिन ये भी है कि हमारी जो शेप कॉन्स्टेंसी है उसमें एक्सपेक्टेशंस भी मैटर करती हैं, वो भी रोल प्ले करती हैं कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी को जो है वो बताने में. Shape constancy is the recognition that an object retains the same shape even though its orientation towards changes. अब यहाँ पर देखें कि ये पिक्चर है, इसमें रिसीवर रखा हुआ है. यहाँ पर रिसीवर जो है उसकी ओरिएंटेशन को चेंज किया है, लेकिन उसकी शेप जो है हमें पता है कि उसकी शेप जो है वो सेम ही रहेगी. अगर आप उसको इस तरह जो है उसका राइट साइड पे फेस कर दे रिसीवर कहीं, या लेफ्ट साइड पे कर, तो हमें पता है कि डेट इज़ रिसीवर, उसकी शेप भी सेम ही रहेगी. और उसकी शेप ही सेम रहेगी तो इट्स मीन कि दैट ऑब्जेक्ट इज सेम बट इट्स ओरिएंटेशन चेंज्ड. ओके स्टूडेंट, द थर्ड वन इज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी ये है कि इट्स मीन्स नो मैटर हाउ द अमाउंट ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बट द ऑब्जेक्ट perceived brightness remains relatively constant. अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास दो पिक्चर्स ये हैं, इन दोनों का कंपैरिजन किया है, और यहाँ पर दो पिक्चर्स इन दोनों का कंपैरिजन किया है. तो अब अगर आप इनको देखें कि इनकी ब्राइटनेस चेंज हो गई है इन दोनों पिक्चर्स में, बट आपको पता है कि परसीव्ड ब्राइटनेस इस चीज़ की कितनी है. यहाँ पर येलो लाइट में एक में दिखाया गया और यहाँ पर ब्लू लाइट में, यहाँ पर रेड और ग्रीन इन दोनों में दिखाया गया है. लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में अगर इन दोनों जो है वो लाइट्स को हटा दिया जाए तो एक्चुअल में वाइट लाइट में, नेचुरल लाइट में वो किस तरह के लगेंगे. तो डिस्पाइट द चेंजेस इन ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यू नो व्हाट्स देयर रियल कलर एंड हाउ दे लुक लाइक. इट्स मीन कि आपकी जो कॉन्स्टेंसी है, ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी है इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में वो सेम ही है. ब्राइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ परसीव्ड इन रिलेशन टू इट्स बैकग्राउंड. तो डेफिनेटली इसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही आप जो है वो परसीव करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को. तो ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी में जब आप किसी चीज़ को जो है परसीव करते हैं तो वो उसकी ब्राइटनेस जो है कॉन्स्टेंसी में उस चीज़ को उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही परसीव कर रहे होते हैं. अब यहाँ पर जनरल है कि वट एवर द सिचुएशन इज़ वी आर एबल टू रिजोल्व द डिस्क्रिपेंसी रेटिनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्चुअल साइज, शेप एंड ब्राइटनेस. अब आपको पता है कि जितनी मर्जी चेंजेस कर दिए जाएँ किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज़, शेप, उसकी ब्राइटनेस में कुछ भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि जब साइज़, शेप और ब्राइटनेस चेंज होंगे तो डेफिनेटली रेटिनल इमेज चेंज होगा, क्योंकि रेटिना ने हमारी जो आई है उसने तो वही चीज़ देखनी है जो सामने दिखाई गई है. लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा प्रोग्राम फिट है जो हमें बताता है कि इसकी ये चेंजेस जो है वो चेंज कर दी गई हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है वही चीज़. तो ये जो हमें चीज़ बताती है कि इसमें कि ये एक्चुअल में है वही चीज़, तो दिस इज़ कॉल्ड द परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. और आपने इसकी तीनों की जो है वो डिटेल पढ़ ली है, साइज़, शेप एंड ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी की. लेकिन ये भी है कि एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है. आपको कैसे पता चलता है कि ये जो चीज़ हमारे सामने है यहाँ पर
ये इसी को देख लेंगे। ये जो हमारे सामने चीज़ें दिखाई गई हैं, 2 ब्लॉक्स हैं और ये भी इसी तरह की जो है वो ब्लॉक से ही बनाई गई 2 जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब अगर आप देखें कि आपने पहले वो चीज़ देखी हुई है, चीज़ देखने के बाद आप उस चीज़ से फ़ेमिलियर हैं, जब आप उस चीज़ से फ़ेमिलियर हैं तो उस चीज़ में चेंजेस करके आपके सामने रख दी गई है। तो जब आप उसको कहेंगे कि हाँ इसमें चेंजेस किए हैं, ये चीज़ चेंज कर दी है, लेकिन ये है वही चीज़, ये वही चीज़ है जो मैंने पहले देखी थी, लेकिन इसमें यहाँ यहाँ पर ये चेंजेस कर दी गई हैं, मैं इस चीज़ को पहचानता हूँ। तो जब आप ये कहते हैं कि इसमें ये चीज़ें की गई हैं और मैं इसे पहचानता हूँ या पहचानती हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने वो चीज़ पहले एक्सपीरियंस की हुई है। तो इसका मतलब है कि हमारी कॉन्स्टेंसी, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में इसकी तीनों टाइप्स में एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। और जो एक्सपीरियंस है वो जब मैटर करेगा तो फिर हम उसके एक्चुअल साइज, शेप और ब्राइटनेस को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसके अलावा बाइनोकुलर एंड मोनोकुलर डिस्टेंस जो हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स साइज। अब ये बाइनोकुलर और मोनोकुलर जो है क्यूज होते हैं एक्चुअल में, ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है, कितनी गहराई में है या कितनी करीब है। तो इसको जब हम टाइप्स ऑफ परसेप्शन पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल से पढ़ लेंगे कि बाइनोकुलर क्यूज़ क्या होते हैं और मोनोकुलर क्यूज़ क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस। जब स्टिमुलस की बात करें तो डेफिनेटली हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें, क्योंकि अपनी बात कर रहे होते तो हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट कहना था। तो यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट की बात की है तो हम हर टाइम हम जो हमारी सेंसेस जो हैं अ नंबर ऑफ जो है स्टिमुलस के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। सेंसेस आर बम्बार्डेड विद अ नंबर ऑफ स्टिमुलस, लेकिन हम उनमें उन सारे के सारे स्टिमुलस को परसीव नहीं करते। हम लोगों में से कुछ अ फ्यू ऑफ देम वो सिलेक्ट और उसके बाद उसी के ऊपर अटेंशन पे करते हैं और वही हमारी जो है परसेप्शन में चीज़ें आती हैं और बाकी कहाँ जाती हैं। बाकी सारी की सारी जो है वो जितनी भी स्टिमुलस हैं हम उन पे अटेंशन नहीं पे करते, तो इट्स मीन दे आर डिस्कार्डेड। जब जिस चीज़ पे अटेंशन पे करेंगे उसी को ही परसीव करेंगे, उसी के ऊपर ही वर्क होगा और वही हमारी फिर मेमोरी का पार्ट होगा, उसी पे मतलब मेमोरी में, कॉग्निशन में, लर्निंग में। तो वही चीज़ हमारी जो है वो फर्दर हमारे जो है वो कॉग्निशन का पार्ट बनेगी। वही सिलेक्ट एंड पे अटेंशन टू इज़ समथिंग डिक्टेटेड बाय आर पर्सनल फैक्टर्स और बाय आर बिल्ट इन टेंडेंसीज। तो ये जो है वो या तो पर्सनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस चीज़ को हमने सेलेक्ट करना है, किसको अटेंशन प्ले करना है, और या फिर जो है वो हमारे अंदर बिल्ट इन टेंडेंसीज हैं, पर्सनल फैक्टर्स या बिल्ट इन टेंडेंसीज, ये दोनों भी इफ़ेक्ट करते हैं कि किस चीज़ को हमने जो है वो अटेंशन पे करनी है, किसको नहीं करनी। एक तो है कि स्टिमुलस जो है वो हमें जो है कंपेल करता है कि हम उसको अटेंशन पे करें, और दूसरा जो है वो हमारे पर्सनल फैक्टर्स हैं या बिल्ट इन टेंडेंसीज हैं, वो हमें जो इन्फ्लुएंस करती हैं कि इस चीज़ को हमने जो है वो परसीव करना है, अटेंशन पे करनी है और इसको नहीं करना। स्टिमुलस फैक्टर्स आर दो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुले दैट मेक देम मोर कंपेलिंग और अटेंशन ग्रेविंग देन अदर्स। तो कुछ ऐसे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो हमारी अटेंशन को ग्रैब करते हैं या हमें पेल करते हैं कि हम उस चीज़ को परसीव करें। तो कैरेक्टरिस्टिक स्टिमुलस जो हमें कंपेल करते हैं कि हम उस चीज़ को जो है परसीव करें या हमारी अटेंशन को ग्रैब करते हैं, तो उनमें जो फर्स्ट है डेट इज़ कॉन्ट्रास्ट, चेंज, मूवमेंट, साइज, इंटेंसिटी, कॉन्टेक्स्ट एंड रेपिटेशन। ये सारे सारे फैक्टर्स हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ स्टिमुलस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस which influence us to perceive them. करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलस जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, कंपेल करते हैं कि हम उनको जो परसीव करते हैं, उसमें फर्स्ट वन इज़ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट है जो हमें कंपेल करता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन और इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन परसेप्चुअल सिलेक्शन के। अगर के कुछ स्टिमुलस ऐसे हैं कि उनमें कंट्रास्ट जो है उसको यूज़ किया गया है, तो ये कंट्रास्ट का जो एक टेक्निक है ये हमारी अटेंशन को ग्रैब करेगा। कंट्रास्ट मीन्स हाउ मच अ स्टिमुलस इज़ फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टिमुलस अराउंड इट। तो जो स्टिमुलस डिफरेंट होगा
एज़ कम्पेयर टू इस बैकग्राउंड, तो वो हमें अपनी तरफ अटेंशन जो है उसको कंपेल करेगा, हमें इन्फ्लुएंस करेगा कि हम उस चीज़ को अटेंशन पे करें. डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कंट्रास्ट कैन बी सीन. कंट्रास्ट रिलेटेड टू चेंज इन स्टिमुलेशन एंड इज़ इक्वली कंपेलिंग. तो यहाँ पर डेली लाइफ रूटीन में हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसे देखते हैं जो अक्सर कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्ट अपनी सेल करती है, तो उन्होंने भी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है. कंट्रास्ट को यूज़ करते हैं. अब कंट्रास्ट को यूज़ किस किस तरह से कर सकते हैं एडवर्टीज़मेंट में या टीवी कमर्शियल में या कुछ भी, किसी भी चीज़ में, कि बस कि हमने अटेंशन ग्रैब करनी है, कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कस्टमर्स की अटेंशन ग्रैब करे, तो वो जिन चीज़ों में कंट्रास्ट जो है क्रिएट करते हैं, डेट इज़ साइज़, मोशन, ब्राइटनेस, कलर, पिच और लाउडनेस. इन सब चीज़ों में कंट्रास्ट करेंगे. अब वो कोई चीज़ जो है वो प्रोडक्ट हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें कंट्रास्ट को करेंगे. अब इतनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट हैं, उसमें से कुछ ऐसी होती हैं कि जिसको जिन एडवर्टीज़मेंट की तरफ हमारी अटेंशन जो है वो ज़्यादा जाती है, तो दे में भी उन्होंने जो है कंट्रास्ट जो है वो इसका एलिमेंट यूज़ किया हो. Greater the contrast between any one of stimulus and the other around it, greater the likelihood that the stimulus will capture our attention. जितना ज़्यादा स्टिमुलस जो है उसके अंदर कंट्रास्ट होगा एक स्टिमुलस में और बाकियों में, और इतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उस स्टिमुलस को परसीव जो करना है वो ज़्यादा पसंद करेंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर. अब द सेकेंड वन है चेंज इन लाइट, साउंड. ये अगर इन दोनों में चेंज हो रहा है तो फिर भी हमारी अटेंशन जो है उस सब्जेक्ट की तरफ जाएगी. अब इसमें एक रेडियो की एग्जांपल दी गई है कि अगर रेडियो जो है बैकग्राउंड में चल रहा है और सॉफ्ट म्यूज़िक भी प्ले हुआ है, और अगर वो अचानक आजकल लोड शेडिंग की वजह से ही अगर वो बंद हो गया, तो एक लम्हे के लिए हम लोग उसकी तरफ ज़रूर देखते हैं, चेक करते हैं कि ये बंद क्यों है. इसी तरह से लाइट भी है, बहुत जब चल रही होती है इतनी गर्मी में तो पंखा जो है अचानक से बंद होता है, तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा वो टेंशन ग्रैब की चेंज हुआ इन्वायरमेंट में, तो हम अटेंशन पे करते हैं फ़ैन की तरफ या एसी की तरफ या किसकी तरफ के ये क्यों बंद हो गया है, और उसके बाद फिर हम लोग समझ आते हैं कि ये क्यों हुआ है. तो चेंज जो है स्टिमुलस में, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होती हैं वो भी हमारी अटेंशन को ग्रैब करती हैं. द थर्ड वन इज़ मूवमेंट. मूवमेंट जो है नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स हाईली एफिशिएंट हैं इन मेकिंग इंस्टेंटली अवेयर ऑफ मूवमेंट इन आवर सराउंडिंग. अगर किसी चीज़ में, हमारी इन्वायरमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट है तो वो हमारी टेंशन को ज़्यादा ग्रैब करेगा, कैप्चर करेगा एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट. फिजिकल डायमेंशंस. मोशन जो है वो फिजिकल डायमेंशन है डेट डिटरमाइन द परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी एंड विजुअल अटेंशन. तो वो फिजिकल डायमेंशन ही है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट जो है उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं देज आर फिज़िकल इन नेचर. तो मोशन जो है वो फिज़िकल डायमेंशन है. अगर ह्यूमन बींग्स में भी मोशन डेट इज़ आल्सो अ फिज़िकल डायमेंशन, और फिज़िकल डायमेंशन में अगर हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो वो हमारी अटेंशन जो है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगी, और हमारा जो विजुअल सिस्टम है उसी को, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को अटेंशन पे करना शुरू कर देगा. इट इज़ रिलेटेड टू कंट्रास्ट. ये कंट्रास्ट से भी रिलेट करता है बिकॉज द कंट्रास्ट क्रिएटेड बाय मूवमेंट इज़ इम्पोर्टेंट. अगर कंट्रास्ट जो है क्रिएट किया गया है मूवमेंट से तो ये इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने पढ़ा कि कंट्रास्ट जो है वो साइज़, पिच, लाउडनेस, मूवमेंट, इन सारे फैक्टर से क्रिएट किया जा सकता है. ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इन क्रिएटिंग द कंट्रास्ट. अच्छा, द नेक्स्ट वन इज साइज़. साइज़ जो है वो बिगर द साइज़ वी आर मोर एबल टू अटेंड द स्टिमुलस. अगर साइज़ जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू द अदर स्टिमुलस विच आर गिवन टू अस, तो जो बड़ा है साइज़ में ऑब्जेक्ट उसको हमारी अटेंशन ज़्यादा पे होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स.
तो जो इसीलिए जो बिल बोर्ड्स हैं वो जो है वो इतने बड़े बनाए जाते हैं कि वो हमारी अटेंशन को कैप्चर करते हैं। जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो उसके दोनों साइड पे बिल बोर्ड्स वगैरह लगाए होते हैं और उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट दी होती है। तो वो इसलिए इतने बड़े पे लगाए होते हैं क्योंकि कि वो हमारी अटेंशन को ग्रैब कर लें। इसके अलावा न्यूज़पेपर में भी और बुक्स में भी साइज़ जो है उसको इस फैक्टर को यूज़ किया जाता है कि बोल्ड फेस में डिफरेंट बुक्स में जो हेडिंग्स लिखी होती हैं और हम उसको नोटिस करते हैं, उसको पहले सेलेक्ट जैसे ही हम देखते हैं तो वो हमारी अटेंशन ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली कैप्चर करते हैं तो उसका मतलब है कि हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम उसको जो है वो टेंशन पे करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको भी बोल्ड में ही लिखा जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज होता है तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ी खबर होती है उसको बड़ा बोल्ड लेटर्स में करके लिखा होता है। बोल्ड लेटर में लिखा होता है वो हमारी अटेंशन जो है वो पहले ही कैप्चर कर लेते हैं और फिर हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ द फैक्ट्स ऑफ साइज। द नेक्स्ट वन इज़ इंटेंसिटी। ये भी इफेक्ट करती है। ब्राइटर हो अगर कोई चीज़ या लाउडर हो तो वो हमारी अटेंशन को कैप्चर कर लेंगे। कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो जिस इन्वायरमेंट में स्टिमुलस जो है वो अक्कर कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो है ये डिफरेंस को क्रिएट करता है। वाइल फेसिंग ब्राइट लाइट्स अ डिम लाइट कैन बी मोर अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट कि अगर सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो ब्राइट है तो उसमें अगर डिम लाइट है तो डिम लाइट जो है हमें एज़ कम्पेयर टू ब्राइट लाइट वो हमारी अटेंशन जो है वो कैप्चर कर लेगी। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को परसीव करने में। अगर आप इसी स्लाइड में देखें तो आपको भी इसमें कॉन्टेक्स्ट का जो एलिमेंट है वो नज़र आएगा। ब्राइट लाइट और डिम लाइट में अगर ग्रीन और वाइट लाइट का कंपेरिजन कर लें तो आपको ये इसमें कॉन्टेक्स्ट का एलिमेंट नज़र आ रहा है। रेपिटेशन है, द मोर ऑफन a stimulus is presented the more likely it will be attended to everything else being equal। अगर बहुत सारी टीवी कमर्शियल है उसमें से एक कमर्शियल जो है वो बार बार आ रही है तो वो जो कमर्शियल बार बार आ रही है वो आपको ज़बानी याद होगी एज़ कम्पेयर टू द रिमेनिंग वंस। तो रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टिमुलस जो है कोई चाह रहे हैं, कंपनी चाह रही है कि हमारे प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा देखें तो वो एडवर्टीज़मेंट में रेपिटेशन इन बाकी एलिमेंट्स के साथ साथ उसमें उसकी साउंड के अलावा उसमें कॉन्टेक्स्ट, कंट्रास्ट, मूवमेंट ये सारे एलिमेंट हो गए, लेकिन वो अपनी पे टीवी कमर्शियल को बार बार भी प्ले करेंगे। जब बार बार प्ले करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है प्रोडक्ट से ज़्यादा जो है वो अवेयर होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। इफ़ स्टिमुली आर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल वो बिकम हैबिचुअल ऑफ देम। और हैबिचुअल हो जाएंगे तो हमें उस चीज़ के बारे में पता होगा और हम उस चीज़ को अटेंड भी करेंगे।